नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह आठिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम हमारा एमएससी फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिज्म स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारी वीडियो रहेगी ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगी जिसमें हम मैग्नेटिज्म के बारे में जानेंगे कि बेसिकली जो टाइप्स होते हैं मैग्नेटिक मटीरियल्स के वो कितने होते हैं। हमने 4 टाइप्स बेसिकली पढ़े होते हैं, तो वो 4 टाइप्स कैसे कैसे होते हैं, यानी उनमें डिफरेंस क्या होता है। और फिर हम पढ़ेंगे कि ये जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस वजह से होती है। इनफैक्ट हमने पढ़ा होता है कि इनके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल्स की वजह से जो है मैग्नेटिक डाइपोल्स की वजह से इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वो मैग्नेटिक डाइपोल्स होते क्या हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक टर्म्स जो हमने सुनी होती है, जैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ससेप्टिबिलिटी, परमिएबिलिटी। तो ये चीज़ें हैं क्या, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो टर्म्स हैं ये हम आगे जैसे वीज थ्योरी, क्यूरी लॉ और इनके बारे में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर हमारी ये टर्म्स यूज़ होती हैं। तो वहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो टर्म है ये है क्या। जब हम ये सब क्लियर कर लेंगे तो बाकी की जो मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमारे को ये बहुत आसान लगने लगेगा। तो चलिए फिर फटाफट से जो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली अगर देखा जाए मैग्नेटिक मटीरियल्स की बात की जाए तो बेसिकली मैग्नेटिक मटीरियल जो है पूरे के पूरे 4 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइप है वो तो हम सबका फेवरेट होता है, कौन सा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फर्स्ट टाइप है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सेकंड टाइप होता है फेरोमैग्नेटिक का एंटी यानी एंटी फेरोमैग्नेटिक। और फिर 2 होते हैं इन दोनों के बीच में, 2 होते हैं इन दोनों के बीच में, कौन से? एक तो होता है कौन सा? फेरीमैग्नेटिक, और एक होता है इसी तरह से हमारा परमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक और उसके बाद है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये 4 टाइप के हैं, यानी दुनिया के जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो बेसिकली 4 टाइप के हैं, यानी इन चारों में से किसी एक कैटेगरी में वो आ जाएंगे। और अगर हम बात करें कि मैग्नेटिक मटेरियल सॉलिड होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं या गैसेस फॉर्म में होता है, तो दोस्तों कोई भी वस्तु है हमारे पास, कोई भी मटेरियल है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है, चाहे वो गैसेस फॉर्म में है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें, हर किसी चीज़ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी सारी की सारी जो मटेरियल्स हैं वो इन चारों में से कोई एक होंगे। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है दोस्तों कि किसी भी मटेरियल की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो उसके अंदर पाए जाने वाले एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से होता है। तो एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल होता क्या है? तो इसके अंदर दोस्तों ये होता है कि प्रत्येक एटम जो है एक मैग्नेटिक डाइपोल बना लेता है। अब प्रत्येक एटम के पास अपने कुछ मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं। तो ये फिर मैग्नेटिक डाइपोल्स होते क्या हैं? तो बेसिकली दोस्तों अगर इसको थोड़ा सा समझना चाहिए कि मैग्नेटिक डाइपोल है क्या और उसकी वजह से मैग्नेटिज्म कैसे कोई भी मटेरियल के अंदर पैदा हो जाता है, तो वो थोड़ा सा समझते हैं। फिर मैग्नेटिक डाइपोल के आधार पर ही हम इन चारों को डिफ्रेंशिएट भी करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है दोस्तों, अगर हमने ये क्लियर कर लिया ना तो मैग्नेटिज्म हमें बिल्कुल आसान लगेगी। चलिए, अब अगर दोस्तों देखा जाए द magnetic effect in the magnetic material are due to atomic magnetic dipoles in the material। atomic magnetic dipoles की वजह से होता है। तो इसको आपको ये ऐसे कुछ समझना होगा कि अगर हम किसी एटम की बात करें तो एटम के बीच में तो न्यूक्लियस होता है, यानी क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो है दोस्तों, अब आपको पता है कि हमने बचपन से ही पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक में चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब थोड़ा सा दोस्तों इसमें सोचने वाली बात है कि हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं तब वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। तो वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे भी एक क्लोज्ड करंट हमें मिलेगा, क्योंकि करंट क्या होता है? बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी तो घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या मिलेगा दोस्तों? करंट मिलेगा। यानी हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमें पता है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन 2 तरह की मूवमेंट करता है, ठीक है। वो कौन कौन सी मूवमेंट होती है हमारी?
कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किस वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब दोस्तों जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक करंट होता है, चार्जेस मूव कर रहे होते हैं और वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों क्या बन जाता है कि एक डाइपोल बन जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल बन जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जब कोई क्लोज लूप होगा जहाँ पर हम करंट पास करवाएंगे तो वहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो आएंगी ना, मैग्नेटिक फील्ड तो वहां पर प्रोड्यूस होगा। तो ऐसा ही कुछ इसमें होता है। और एटम के अंदर क्योंकि दोनों चार्जेस उपलब्ध हैं और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट भी हो रही है, इस वजह से यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि एक मैग्नेटिक डाइपोल बन जाता है एटम के अंदर। और यही जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो ओवरऑल मटेरियल के अंदर बहुत सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स होंगे, यानी छोटे छोटे मैग्नेट्स होंगे। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एटम है या कोई भी मटेरियल है हमारे पास, तो उसमें छोटे छोटे मैग्नेट है। अब छोटे छोटे मैग्नेट है तो इसका मतलब कोई भी मटेरियल है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल होगा। सो फ्रेंड्स, अगर हमारे से 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में बताइए, तो आप थ्योरेटिकली कैसे बताएंगे? To study the magnetic effect in an atom, we should look for various sources of current within the atom and their contribution to the overall magnetic effect. The electric current in an atom are caused by the orbital and spin motion of its electron and those of its nucleus, यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन और ऑर्बिटल मोशन होता है उसकी वजह से यहाँ पर हमें क्लोज्ड करंट मिलता है। Since all these motions of charged particles form closed electric currents, क्या फॉर्म करते हैं ये? closed electric currents फॉर्म करते हैं। They are equivalent to magnetic dipoles, तो इसलिए हम इन्हें मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, या फिर ये मैग्नेटिक डाइपोल के इक्विवेलेंट इनको मान सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल हमें ये पता चल गया कि मैग्नेटिक डाइपोल्स किस वजह से होता है। तो फ्रेंड्स, ये एक तरह से क्या हो रहा है कि एटम के अंदर प्रोड्यूस होने वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल गई। तो मैग्नेटिक डाइपोल्स के आधार पर ही हम इन चारों मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं इन चारों को डिफाइन करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं कि इनके जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं उनका अलाइनमेंट बनाते हैं और उस अलाइनमेंट के आधार पर ही हम इन्हें डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इनके मैग्नेटिक डाइपोल्स का अलाइनमेंट देखें तो मैग्नेटिक डाइपोल्स का अलाइनमेंट 4 टाइप के अलाइनमेंट्स हमारे यहाँ पर हो सकते हैं। हो सकता है कि सारे के सारे जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो इस तरह से अलाइंड हो। दूसरा हो सकता है कि सारे के सारे जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो एक दूसरे के एंटी डायरेक्शनल हो, यानी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हो। अब तीसरी क्या चांसेस हो सकते हैं? तीसरे चांसेस हो सकते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल्स एक दूसरे की एंटी डायरेक्शनल तो हों लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ना हो, यानी किसी का ज़्यादा हो मैग्नीट्यूड और किसी का मैग्नीट्यूड कम हो। और चौथा जो हमारा टाइप है वो है कि मैग्नेटिक डाइपोल्स का क्या हुआ कि ये जो है इनकी डायरेक्शन जो है वो रैंडम डायरेक्शन है, यानी इनका कुछ पता नहीं कि ये किस तरफ अलाइंड है, यानी ये इनकी डायरेक्शंस क्या होंगी कुछ नहीं पता। बिकॉज ऑफ थर्मल वाइब्रेशंस की वजह से इन्होंने अपनी डायरेक्शन कुछ भी बना लिया, इनको खुद नहीं पता कि ये किस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल गई, यानी रैंडम इनकी डायरेक्शन कहीं भी होती है, एक के बाद अगर दूसरा देखा जाए तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। सो फ्रेंड्स, अगर इन चारों की बात की जाए तो ऐसा मटेरियल जिसमें इस टाइप का अलाइनमेंट होता है, जिसमें सारे के सारे डाइपोल्स एक फिक्स डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं, ऐसे मटेरियल्स के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। यानी अगर इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है तो ये मैग्नेटिज्म सबसे ज़्यादा शो करेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो मटेरियल्स हैं फ्रेंड्स इनको बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, और ये कुछ हद तक हम पहले से ही जानते हैं, बस हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर एंटी फेरोमैग्नेटिक की बात की जाए तो सारे के सारे जब अलाइंड हैं और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अगर ये मैग्नेटिज्म शो कर रहे हैं तो उसके एंटी क्या होंगे? ये वाले, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि एक अगर डाइपोल बन रहा है तो दूसरा डाइपोल उसको कैंसिल कर रहा है। ठीक है,
ये इसके एंटी डायरेक्शन में, तो सारे के सारे जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैग्नेटिज्म शो नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। और थर्ड टाइप अगर देखें, जहाँ पर एक दूसरे के एंटी डायरेक्शनल डाइपोल्स तो हैं बट उनका मैग्नेटिक जो मोमेंट है वो सेम नहीं है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश तो करेंगे लेकिन पूरा कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे और हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो मिलेगा, जिस वजह से इनको क्या बोला जाता है दोस्तों, फेरी मैग्नेटिक, यानी ये क्या है, वीक मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेंगे। ये चीज़ हमें पता चल गई। अब दोस्तों नेक्स्ट अगर बात की जाए पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में कुछ कहा नहीं जाता है। अगर इनमें ओवरऑल देखा जाए तो वैसे तो ये होते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे रैंडम डायरेक्शंस में जा रहे हैं, यानी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन इसमें एक खास प्रॉपर्टी होती है कि जब इसको मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर रखा जाता है तो ये क्या करते हैं, सारे के सारे अलाइन होने लग जाते हैं। जब ये अलाइन हो जाएंगे यानी एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे तब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें तो देखिए पहले से ही अलाइन है तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैक्सिमम करेंगे, ये तो हमें पता है। लेकिन इस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा भी दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये होते हैं जिसमें चेंजेस के चांसेस रहते हैं, यानी अगर इसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो शो होंगी, क्योंकि ये जो है कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, अलाइनमेंट में आ जाएंगे, जमीन पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अप्लाई किया जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो बेसिकली फ्रेंड्स 4 टाइप के जो हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स थे उनका अलाइनमेंट हमने देखा। थ्योरी पार्ट हम देख लेते हैं कि बाई चांस हमसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम थ्योरी में क्या लिखेंगे। तो चलिए फिर इसको थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि थ्योरी में हम क्या लिखेंगे। वीक मैग्नेटिक इफेक्ट अकर्स इन ऑल सब्सटेंसेस, गैस, लिक्विड एज वेल एज सॉलिड्स। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की अगर बात करें तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, इफ द इंटरेक्शन इन द सब्सटेंसेस इज सच दैट मैग्नेटिज्म ऑन द एटम इज अलाइंड, this leads to a very strong magnetic effect known as ferromagnetic materials below certain temperature called Curie temperature। यानी हमारे जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे वो केवल और केवल क्यूरी टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट करेंगे। अगर हमने कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया और उसका टेम्परेचर हमने क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा कर दिया तो वो जो हमारा मटेरियल है वो हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर के बारे में हम आगे हालांकि पढ़ने वाले हैं, नील टेम्परेचर के बारे में भी हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है ये कहाँ होता है, क्यूरी टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पर ही होता है। अगर उससे अबव टेम्परेचर हम कर देंगे, उसके बियॉन्ड अगर टेम्परेचर लेकर के जाते हैं तो वो हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम डिफाइन करें इसके एग्जांपल्स आयरन, निकल एंड कोबाल्ट एटसेट्रा। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होंगे, इन एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल द रिजल्टेंट मैग्नेटाइजेशन वैनिशेस इन द एब्सेंस ऑफ अ फील्ड। द एटॉमिक डाइपोल्स आर अरेंज्ड एंटी पैरेलल टू वन अनदर सो दैट द नेट मोमेंट इज 0। अगर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो नेट मोमेंट कितना होगा, 0 होगा। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तब क्या कंडीशंस होगी वो हम आगे पढ़ेंगे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की अगर बात करें, इन दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस द ऑपोजिट मोमेंट्स आर अनइक्वल। ऑपोजिट मोमेंट्स तो हैं, यानी एंटी पैरेलल तो है सारे के सारे डाइपोल्स एक दूसरे के, बट उनके जो ऑपोजिट मोमेंटम्स हैं वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। एंड स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन रिमेन्स, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो शो करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अबव द नील टेम्परेचर, नील टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पर ही पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे। द डाइपोल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड इन पैरामैग्नेट्स,
जो डाइपोल्स होंगे वो क्या होंगे, रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, और इनके ओरिएंटेशंस जो थे वो हमने पहले ही देख लिए थे। तो यहाँ पर आप इनके जो ओरिएंटेशंस है वो भी साथ में दिखा सकते हैं, और अगर इसके एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल्स भी हमने कर लिए। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम कुछ जो टर्म्स हमारी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ससेप्टिबिलिटी और परमेएबिलिटी, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि हम इन्हें आगे जब यूज़ करें तो आपको ये ना सोचना पड़े कि ये जो M है वो क्या है, ये H क्या है, ये X जैसी जो डिनोट कर रहे हैं इसको ससेप्टिबिलिटी, ये क्या चीज़ है, ठीक है, म्यू क्या चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर अभी क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हमें बिल्कुल डेरिवेशंस, बड़े बड़े डेरिवेशंस करने हैं, बहुत ही ईजी आसान आपके लिए वो रहेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो इसके बाद हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है कि दोस्तों सिंपल सी बात है कि ये मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है और इस पर हम क्या कर रहे हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं इस मैग्नेटिक मटेरियल पर, और तब हमें देखना है कि इसकी डिग्री ऑफ अलाइनमेंट क्या है। यानी डिग्री ऑफ अलाइनमेंट का मतलब है कि उसका अलाइनमेंट कितना है, यानी वो मैग्नेटिक मोमेंटम हमें कितना दे रहा है, ये हो जाएगा उसका डिग्री ऑफ अलाइनमेंट। और हम उसका डिग्री ऑफ अलाइनमेंट बनाना चाहते हैं, क्योंकि जितना उसका अलाइनमेंट होगा, जितने डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में सेट होंगे, उतने ही वो मैग्नेटिक मोमेंट हमें देगा, ठीक है। तो उसकी जो माप होती है, यानी उसको कैसे हम मापें, वही होती है डिग्री ऑफ अलाइनमेंट, ठीक है। और डिग्री ऑफ अलाइनमेंट को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से। तो चलिए फिर इसको थ्योरेटिकली क्लियर करते हैं। The degree of alignment is characterized as the total magnetic momentum per unit volume। यानी हमें क्या देखना है कि ये हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है, इस पर हमने कोई फील्ड अप्लाई किया। फील्ड अप्लाई करने के बाद उसमें हम देखेंगे कि पर यूनिट वॉल्यूम में मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, और जितना इसका पर यूनिट वॉल्यूम का मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो हमें बताएगा इसका डिग्री ऑफ अलाइनमेंट। और डिग्री ऑफ अलाइनमेंट जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। So the degree of alignment is characterized as the total magnetic momentum per unit volume of the material, also known as intensity of magnetization or simply magnetization, and this is denoted by capital M। और आपने capital M कई बार देखा भी होगा। In the process of orienting the dipoles, the energy spent by the magnetic field is stored as potential energy in the dipoles। यानी हम क्या कर रहे हैं कि ये जो बाहर से एनर्जी लगा रहे हैं, ये कहाँ पर सेट हो रही है, कहाँ पर रही है, तो वो एनर्जी स्पेंड हो रही है कहाँ पर, डाइपोल्स के अंदर। किस रूप में वो स्पेंड हो रही है, स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल्स की पोटेंशियल एनर्जी है। यानी कुल मिलाकर के वो क्या कर रही है कि जो क्या है कि रैंडमली ओरिएंटेड है, उनको क्या कर रही है, अलाइन कर रही है, यानी एक डायरेक्शन में लेकर के आ रही है डाइपोल्स को, ठीक है। which gives us information about the magnetic momentum of the dipole, जो कि हमें मैग्नेटिक मोमेंटम के बारे में बताएगा। मीन्स दैट डिग्री ऑफ ओरिएंटेशन पर यूनिट वॉल्यूम M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। यानी जितना हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे उतना ही ज़्यादा वो अलाइन होंगे, यानी उतना ही ज़्यादा उनका क्या होगा, डिग्री ऑफ अलाइनमेंट होगा। और डिग्री ऑफ अलाइनमेंट का मतलब क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो हम यही कहेंगे कि डिग्री ऑफ ओरिएंटेशन पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी M से डिनोट करते हैं। तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, जहाँ पर H क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सिंपली कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन M is directly proportional to H where H is the applied magnetic field, ठीक है। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, M is equals to this। अब ये क्या चीज़ है दोस्तों, ये है ससेप्टिबिलिटी, यानी पावर, उस पावर नहीं कह सकते, उस मटेरियल की कैपेबिलिटी कि वो कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो उसमें कितना डिग्री ऑफ अलाइनमेंट होगा, इसकी जो माप है उसी को हम कहते हैं ससेप्टिबिलिटी। और इसे जो है हम आगे डिफाइन भी करेंगे ससेप्टिबिलिटी। तो हमें यहाँ पर ये पता चला कि M इज इक्वल्स टू
ससेप्टिबिलिटी इनटू H होता है। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बारे में हमें पता चल गया, उसका फॉर्मूला हमने जान लिया। आगे जब भी हम इसका यूज़ करेंगे तो आपको याद रखना है कि ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, और H का मतलब क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, और इसका मतलब क्या है, X का मतलब इसका मतलब है ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कुछ एक चीज़ें हैं, उसके बाद हम ससेप्टिबिलिटी के बारे में भी जानेंगे, और इससे पहले हम परमेबिलिटी के बारे में जान लेते हैं ताकि हमें फ्लक्स डेंसिटी के बारे में जानने में मदद मिलेगी। और बहुत सारे फॉर्मूलाज बनेंगे दोस्तों, जैसे आपने पढ़ रखा होगा B = μ0H, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको अभी से क्लियर हो जाने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के बारे में पढ़ने से पहले हमें फ्लक्स डेंसिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें हम बेसिकली करते क्या हैं कि इसमें हम पहले एक अनमैग्नेटाइज्ड बार लेते हैं, यानी एक कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, सिंपल सी बात है कि ले ली, और इस पर कोई भी हम मैग्नेटिक जो फील्ड है वो अप्लाई कर देते हैं। यानी ये हमारी मैग्नेटिक कोई बार थी जो अनमैग्नेटाइज थी, यानी अभी तक ये कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट हमें शो नहीं कर रही थी। इस पर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्रेंड्स इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से इसमें पोलैरिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इसमें पोलैरिटी जो है कुछ इस तरह से है कि ये मान लीजिए कि हमारा साउथ पोल है और ये मान लीजिए कि हमारा नॉर्थ पोल है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें अंदर अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक लाइंस जो होंगी, फ्लक्स लाइंस जो होंगी वो इस तरह से होगी, S to N होगी, और अगर इसके बाहर देखा जाए तो इनकी जो डायरेक्शन होगी वो N to S होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होगा, एक्चुअल में क्या है कि ये तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गया यानी H हो गया, और इसकी जो फ्लक्स लाइंस होंगी यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इसका, उसकी डायरेक्शन अगर मैग्नेट के या बार के अंदर देखा जाए तो वो तो S to N होगी, और बाहर अगर देखा जाए तो वो N to S होगी। ये चीज़ हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि मैग्नेट के अंदर कैसे डाइपोल्स बनते हैं, यानी दो पोल्स बनते हैं, कैसे फिर वो पोलैरिटी की वजह से उसमें फ्लक्स जो है डेवलप होता है। तो इस फ्लक्स की वजह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर अंदर देखा जाए तो इस अप्लाइड फील्ड की वजह से अंदर बार के अंदर जो फ्लक्स है वो तो क्या हो गया, फ्लक्स इंक्रीज हो गया, और अगर बाहर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस फ्लक्स को, जो इंड्यूस्ड फ्लक्स है उसको ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैंसिल आउट कर रहा है, क्योंकि ये फ्लक्स इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो इसका मतलब है कि इसके इनसाइड तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी फ्लक्स डेंसिटी, और बाहर क्या है, फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। यानी फ्लक्स डेंसिटी का मतलब है फ्लक्स लाइंस कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो फ्लक्स डेंसिटी जो है वो मेनली किस पर डिपेंड कर रही है, H पर डिपेंड कर रही है। ये चीज़ आपको पता चल गई। यानी फ्लक्स डेंसिटी जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज किस वजह से हो रही है, इंक्रीज तो इस वजह से हो रही है क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। जितना ज़्यादा हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा ही इसके अंदर फ्लक्स डेंसिटी डेवलप होगी। ये चीज़ आपको समझ आई। तो इसी चीज़ को हमें थ्योरी फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है, व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड ऑन an unmagnetized bar, as a result of this applied magnetic field the flux density increases inside the material and decreases outside the material. Thus we find that the flux density is directly proportional to the magnetic field strength. यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे H के, यानी जो हमारा जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। सो अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, मैग्नेटिक फ्लक्स को B से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे लगता है B = μH, वेयर म्यू इज़ द, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि म्यू क्या है। यहाँ पर म्यू है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। अब एब्सोल्यूट क्यों बोला इसको, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। और दोस्तों एक चीज़ और हम पढ़ते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी एक मीडियम की बात करते हैं उसकी परमिएबिलिटी देखें तो वो होती है एब्सोल्यूट
ठीक है। और अगर हम किसी दो मटेरियल्स की तुलना करके उनका रेशो लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम्स, ठीक है। ये चीज़ हमें क्लियर हुई। तो अब ये मान लेते हैं कि मान लीजिए कि जो फ्लक्स हमने डेवलप किया है वो किस में किया है, let the flux density is created in air or वैक्यूम। मान लीजिए कि इस फ्लक्स डेंसिटी को हम एयर या वैक्यूम में अगर क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट H आ जाएगा, जहाँ पे म्यू नॉट क्या होगा, एयर की एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, यानी ये क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वॉल्यूम। तो ये हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर सेकंड और ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर हमने क्या सीखा, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी तो बात कर ली, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक्चुअल में रिलेटिव परमिएबिलिटी की। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें एक चीज़ पता चलती है कि B/B इज इक्वल्स टू म्यू, इसे किसी भी मटेरियल का हमने किसी भी मीडियम का माना है तो म्यू सिंपल रख लिया, और ये एयर या वैक्यूम का है तो म्यू नॉट हो गया। यहाँ से अगर देखें तो B से B कैंसिल हो रहा है, H से H कैंसिल हो रहा है, और एक रेशो आ रहा है हमारे पास कौन सा, म्यू बाय म्यू नॉट। और यही जो रेशो होता है दोस्तों इसी को ही हम बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, और इसको दोस्तों म्यू आर से शो करते हैं क्योंकि ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है। इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटिव परमिएबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि एयर या वैक्यूम की तुलना में किसी मीडियम की जो परमिएबिलिटी होती है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, किसके तुलना में, एयर या वैक्यूम की परमिएबिलिटी की तुलना में, उसे ही हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो इसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई, ठीक है। परमिएबिलिटी के बारे में हमें सब कुछ पता चल गया कि ये एक्चुअल में होता क्या है। अब दोस्तों इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला है हमारा फ्लक्स डेंसिटी का, तो फ्लक्स डेंसिटी को भी हम यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हमारा छोटा सा टॉपिक बचेगा ससेप्टिबिलिटी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि जो B होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, म्यू H होता है। तो इसी को फ्लक्स डेंसिटी को भी हम इसी से आगे ले करके चलते हैं क्योंकि यहाँ से हमारी फ्लक्स डेंसिटी की बात ही चल रही है, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी की अगर सिंपल सी बात की जाए तो B क्या है फ्रेंड्स, म्यू H है, और इसके लिए हमें फ्लक्स डेंसिटी का एक फॉर्मूला फाइंड कर रहे हैं। उसके लिए फ्रेंड्स हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए, और वो भी किसके लिए, म्यू आर के लिए। म्यू आर के लिए दोस्तों M और H में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन होता है M इज इक्वल्स टू H म्यू आर -1। ये रिलेशन कैसे आया इसकी हम बात करेंगे ससेप्टिबिलिटी पढ़ने के बाद, लेकिन आपको अभी याद रखना है कि ये रिलेशन होता है। तो अगर हम B को B इज इक्वल्स टू म्यू H के साथ अगर हम ये भी कर दें म्यू नॉट H, और म्यू नॉट H जो है एक बार प्लस कर दें और एक बार माइनस कर दें, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई भी डिफरेंस आने वाला नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि सिंपल सी बात है कि जब आपके पास म्यू H है, जब आपके पास म्यू H है तो इससे पहले हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है फ्रेंड्स कि जो म्यू आर होता है, रिलेटिव जो परमिएबिलिटी होती है वो क्या होती है, म्यू बाय म्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू की वैल्यू म्यू आर इंटू म्यू नॉट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं म्यू आर इंटू म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट H माइनस म्यू नॉट H। तो अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको तो फ्रेंड्स क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अगर इनको हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास म्यू नॉट H और म्यू नॉट H तो कॉमन आ जाएगा,
और अंदर क्या बचेगा, म्यू आर माइनस 1 प्लस म्यू नॉट एच। अगर फ्रेंड्स आप इसकी वैल्यू देखते हो तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आती है, m आती है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट m प्लस म्यू नॉट h। फिर से म्यू नॉट कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m प्लस h, और ये किसके इक्वल होगा फ्रेंड्स, b के इक्वल होगा, यानी फ्लक्स डेंसिटी के इक्वल होगा। फ्रेंड्स ये फॉर्मूलाज हमें आगे काम आने वाले हैं, इसलिए हम इन्हें यहाँ ही डेराइव करते जा रहे हैं ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना आए। ये फॉर्मूलाज हम अभी से क्लियर होंगे तो हमारे मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे हम कि हाँ ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर होगी। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं नेक्स्ट ससेप्टिबिलिटी की। ससेप्टिबिलिटी में भी बहुत ही सिंपल है कि ससेप्टिबिलिटी की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन हम देख ही चुके हैं क्या होती है। इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच ए मटेरियल विल बिकम मैग्नेटाइज्ड इन एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी ससेप्टिबिलिटी हमें ये बताता है कि कोई मटेरियल कितना मैग्नेटाइज्ड होगा जब इस पर कोई अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करें तो वो कितना मैग्नेटाइज्ड होगा, इसके बारे में हमें ये बताता है। अब फ्रेंड्स इसका एक फॉर्मूला और है, यानी ससेप्टिबिलिटी और म्यू आर यानी रिलेटिव परमेबिलिटी के बीच में एक रिलेशन है, वो हमें यहाँ पर डिराइव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। B इज इक्वल्स टू म्यू एच, B इज इक्वल्स टू म्यू एच है। और यहाँ पर दोस्तों हमें एक और रिलेशन अभी हमने किया, कौन सा, कि B हमारा क्या होता है, म्यू नॉट एच बाय एम, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशन अब तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी B है और ये भी B है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल रहने चाहिए। तो इसका मतलब म्यू एच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम हो जाएगा, यानी हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम इनको इधर लेकर आने वाले हैं, यानी एक्चुअल में हमने क्या करना है कि इसको इधर ले आते हैं। इसको जब इधर लेकर के आएंगे तो म्यू माइनस म्यू नॉट एच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एम। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हम करने क्या वाले हैं। एक्चुअल में हमें क्या बनाना है, इसको ससेप्टिबिलिटी बनाना है। तो हम क्या करते हैं, एस जो एच है इसके बटा में ले आते हैं, तो इधर क्या बन जाएगा, म्यू नॉट एम बाय एच। और इस म्यू नॉट को इसके बटा में ले आते हैं, तो ये म्यू नॉट यहाँ से उठ करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर इसके बटे में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू बाय म्यू नॉट माइनस 1 हो जाएगा। और हमें पता है म्यू बाय म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, तो ये म्यू आर होता है। तो ये सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू आर माइनस 1। तो एक चीज़ हमें पता चलती है, वो क्या चीज़ है कि m बाय एच यानी कौन, हमारी ससेप्टिबिलिटी, और ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, म्यू आर माइनस 1 होती है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ससेप्टिबिलिटी बढ़ते समय हमें एक फॉर्मूला जो है, पहले हमारा डाउट बना हुआ था, वो हमें पता चलेगा। वो कौन सा फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला था m इज इक्वल्स टू एच इंटू म्यू आर माइनस 1, ये फॉर्मूला। तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों कि जब हमें पता है कि m इज इक्वल्स टू ये होने वाला है और इसकी वैल्यू हमारी म्यू आर माइनस 1 है, तो इसकी वैल्यू जब म्यू आर माइनस 1 रख देते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाते हैं, यानी ये फॉर्मूला इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो बेसिकली हमने जो फॉर्मूला सीखे वो आपको समझ आए होंगे। इसी के साथ दोस्तों हमारी जो क्लासिकल थ्योरी है मैग्नेटिज्म की, क्वांटम थ्योरी है हमारी, क्यूरी लॉ है हमारा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें आगे समझ में आने वाली है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली ये मटेरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और जब आगे जैसे जैसे आप डेरिवेशंस की तरफ बढ़ेंगे तो ये मटेरियल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।